तो आज पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट के बारे में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि कार्डियक का मतलब होता है हार्ट और वस्कुलारिटी जिसका मतलब होता है ब्लड और ब्लड वेसल्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट और ब्लड वेसल्स और ब्लड का बना होता है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग इसमें कार्डियोलॉजी के बारे में। कार्डियोलॉजी, जैसे कि नाम से पता है कि कार्डियोलॉजी का मतलब दो वर्ड से बना हुआ एक शब्द है। कार्डियक हार्ट और लोगस स्टडी करना, हार्ट को स्टडी करना। हार्ट यदि नॉर्मल कंडीशंस में है या हार्ट में कोई बीमारी एसोसिएटेड हो चुकी है, कोई बीमारी है, दोनों को स्टडी करना ही कार्डियोलॉजी, या कहें कि हार्ट का स्टडी करना, चाहे वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसको ही कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, जिसमें हमने ब्लड पहले ही पढ़ चुका है। अब उसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की। एनाटॉमी में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर की, क्योंकि एनाटॉमी वाला पोर्शन में स्ट्रक्चर ही स्टडी किया जाता है, और फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में हम स्टडी करेंगे कि हार्ट कैसे वर्क करता है और उसका रोल क्या है। उसके बाद हम कार्डियक साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे और कार्डियक साइकिल्स को अच्छे तरीके से स्टडी किया जाएगा। फिर हम देखेंगे उन फैक्टर्स को जो कि हार्ट रेट्स और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। हार्ट रेट की बात की जाती है तो ये दो शब्दों से बना होता है, हार्ट और रेट। रेट का मतलब हम यदि अंदाजा लगाए तो इसमें समय छिपा हुआ है, कितने समय में कितने बार वो बीट धड़कता है। जैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हम कहते हैं दूरी और समय, कितने समय में कितनी दूरी तय किया। तो वेलोसिटी में समय और दूरी छिपा होता है। वैसे हार्ट बीट में, हार्ट रेट में हम बात करेंगे तो रेट जो कह रहे हैं हार्ट रेट में कितने समय में कितनी बार धड़कता है उसकी चर्चा करेंगे, और कौन कौन से फैक्टर जो है वो हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। मतलब धड़कन जो है 1 मिनट में जो 70 या 72 बार हम मान के चलते एक नॉर्मल है, तो वो बढ़ या घट सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस की। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि हार्ट कितनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एकदम चिपकना हुआ, सिकुड़ना हुआ, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का इस्तेमाल है कि कितने तेजी से वो सिकुड़ता है। क्या हार्ट बहुत तेजी से सिकुड़ पा रहा है या थोड़ा सा ही सिकुड़कर फिर से वापस फैल जाता है। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, इसको भी कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। हो सकता है कोई फैक्टर्स ऐसे हैं जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को इन्फ्लुएंस करता हो, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता हो, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो ब्लड को पंप करेगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को यदि कम कर देगा तो हार्ट में पंपिंग कैपेसिटी भी कम होगा, कम कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिस कारण से हार्ट कम अमाउंट में ब्लड को पंप आउट करेगा। ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें आज जान लेनी जरूरी है। हार्ट एक पंप है जो कि ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप करता है। तो ब्लड वेसल्स की जितनी लंबाई होगी वहां तक हार्ट ब्लड को पंप करता है, जो कि लगभग माना जाता है 1 लाख किलोमीटर या फिर 60,000 माइल की दूरी तय करता है। दूसरी बात, हार्ट एक दिन में कितनी बार धड़कता है। तो हम बात करें बीट्स की, तो हार्ट एक दिन में लगभग 1 लाख बार, या हम बात करें साल में तो 35 मिलियन बार धड़कता है हार्ट। बात करते हैं ड्यूरिंग स्लीप की। जब हम सोए हुए रहते हैं, जब हम ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, उस वक्त हार्ट अपने वजन का लगभग 30 गुना ज्यादा ब्लड को पंप करता है, जो होता है लगभग 5 लीटर या 5.3 क्वार्ट्स। ये अमेरिका का एक सिस्टम है, हमारे यहाँ लीटर चलता है। तो वो 5 लीटर ऑफ ब्लड को लंग्स में और उतना ही अमाउंट ऑफ ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, पंप करता है। जो लंग्स में ब्लड जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी से जाता है। और हम आगे पढ़ेंगे हार्ट के चेंबर्स में, जिसमें 4 चेंबर होते हैं, राइट
एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो हम बात करेंगे इसके बारे में चर्चा से आगे कि एक वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और पल्मोनरी वेन्स सॉरी और एरोटा के थ्रू वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब बात करेंगे हम लोग हार्ट पंप्स की। तो एक दिन में कितना लीटर ब्लड को वो पंप करता है? 1 लीटर में लगभग 14,000 लीटर या 3600 गैलन ब्लड को पंप करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक निश्चित अमाउंट ऑफ ब्लड जो है, मान लो हमारे बॉडी में 5 लीटर हम मान के चले, तो वो 5 लीटर ही बार बार हार्ट में जाता है और पंप होता है। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि एक दिन में कितना पंप किया, तो लगभग 14,000 लीटर या 3600 गैलन निकल के आएंगे। अब बात करते हैं जब हम उठ जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, तो उसके हिसाब से हार्ट पंप कैपेसिटी भी विग्रेस हो जाती है, बढ़ जाती है। बात करते हैं अब शेप की। हार्ट का शेप कैसा होता है? हार्ट कौन शेप का होता है? कौन शेप के लिए आप इसे समझ सकते हो कि एक कौन शेप है, जैसे कि पत्ता नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें नीचे में आप पत्ते को देखोगे, पान का पत्ता यदि मान ले तो किसी भी पत्ते को देखोगे कि एक नीचे में एपेक्स होता है जो कि नुकीला पोर्शन होता है, ऊपर में बेस होता है जो कि चौड़ा पोर्शन होता है। तो पत्ते का भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये कौन शेप का दिखेगा। आप कौन भी देखते हो कि कौन एक सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, सिलेंड्रिकल और कौन आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो ये कौन शेप दिखेगा जिसमें नीचे का साइड जो होता है वो नोकीला, जिसे एपेक्स, और ऊपर के साइड को ब्रॉड कहते हैं। बात करते हैं साइज में, कितना बड़ा साइज होता है। तो आपको यदि सिंपली समझना है, यदि हमने लंबाई चौड़ाई यदि नहीं पढ़ना है, तो सिंपली समझना है कि हार्ट कितना बड़ा होता है, तो हम कहेंगे कि अपने उंगलियों को मोड़ो और मुट्ठी बनाओ। तो डेट इज लाइक द क्लोज्ड फिस्ट। आपकी मुट्ठी जो होती है, आपकी मुट्ठी इतना ही बड़ा होता है लगभग आपका हृदय, आपका हार्ट। बात करते हैं सिंपली कि कितने लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए सेंटीमीटर या इंच में, तो ये लगभग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसे हम कहते हैं 5 इंच लंबा, 9 सेंटीमीटर वाइड, 3.5 इंच वाइड, या 6 सेंटीमीटर थिक, या 2.5 इंच थिक। ये हम बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं चौड़ाई की, तो चूंकि ये कौन से पे स्ट्रक्चर है, तो ये चौड़ाई जो नापी जाती है, ये सबसे ज्यादा चौड़ाई होती है बेस के साइड में। हम देखेंगे आगे के बेस में हमने चौड़ाई की है 9 सेंटीमीटर, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। मास 250 ग्राम का या 8 ऑन्स का होता है एडल्ट वोमेन्स में, और पुरुषों में एडल्ट मेंस में ये वेट होगा 300 ग्राम का या लगभग 10 आउंस का होता है। लोकेशंस की बात करेंगे। लोकेशंस, हार्ट किसके ऊपर टिका हुआ है, हार्ट के नीचे क्या है, तो हम कहेंगे कि एक आधार होता है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट ऊपर में ये हार्ट होता है, और जो एरिया जहां वो लेता है कंसिडरेशन का, उसे कहते हैं मिडाइस्टेनम। तो हम देखेंगे मिडाइस्टेनम के एरिया में पूरा लोकेटेड है। मिडाइस्टेनम वो एरिया कहा जाता है जो कि स्टर्नम, जिसे हम कहते हैं छाती की बीच की हड्डी समझ सकते हैं सिंपली में, और वर्टिब्रल कोलम, जिसे हम कह सकते हैं सिंपली में रीढ़ की हड्डी, दोनों के बीच का एरिया है। ये 2/3 जो है मास ऑफ द, ये लेफ्ट साइड ऑफ द मिड लाइन में सिचुएटेड होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से सिचुएटेड है, और हमने यहाँ पे मिडाइस्टेनम की बात की थी। मिडाइस्टेनम देखेंगे वो एरिया जो स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच का है। यहाँ पर हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शंस लिया है। ट्रांसवर्स सेक्शंस में जैसे ही हमने कट किया, तो हमें ये पोर्शन आता है जिसमें एंटीरियर मतलब आगे का हिस्सा है। तो ये आगे का हिस्सा यहाँ पे चूंकि घुमाकर फोटो दिखाया गया आपको, पीछे का हिस्सा जो है जहां पे रीढ़ की हड्डी दिखाई गई है, और आगे के हिस्सा में स्टर्नम, जिसे हम कहते हैं बीच वाली हड्डी, छाती की बीच वाली हड्डी, सीधा आपको दिखेगा स्टर्नम। तो स्टर्नम और रीढ़ की हड्डी यहाँ पे दिखाया गया है 6 थोरेसिक वर्टिब्रा, क्योंकि यहाँ से जो कट किया गया है वो 6 थोरेसिक वर्टिब्रा के पास ही कट किया गया है। इसी कारण से यहाँ पे वही आपको रीढ़ की हड्डी दिख रही है। इसके ऊपर भी होगा और नीचे भी, दोनों साइड में भी आपको रीढ़ की हड्डियां दिखेगी। इसके बीच का जो एरिया है, इसे हम कहते हैं मिडाइस्टेनम। मिडाइस्टेनम जिसके अंदर हार्ट सिचुएटेड, आप देखोगे यहाँ पर
यहाँ पे इस कलर में दिखेगा आपको, रेड कलर में हार्ट दिखता है। यहाँ पे इसके चैम्बर्स भी कुछ दिख रहे होंगे, यहाँ पर 2 चैम्बर्स यहाँ दिखते होंगे, वाल्व्स दिख रहे हैं और इसमें आप ब्लड वेसल्स भी दिख रहे हैं। तो मेडिस्टेनम में सिचुएटेड होता है। अब बात किया था हमने कि हार्ट के जस्ट नीचे क्या है, तो इस फिगर में हमें पता चलेगा कि हार्ट जो होता है वो डायफ्राम के जस्ट ऊपर में होता है। ये देखिए नीचे में डायफ्राम दिखाया गया। तो मैंने कहा कि रेस्ट ऑन द डायफ्राम, मतलब डायफ्राम पे टिका हुआ है। और मेडिस्टेनम का एरिया जो हमने इस तरह से दूसरा व्यू देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स सेक्शन से पता चलेगा अच्छे से कि स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच का जो टिश्यू है, मास ऑफ टिश्यू है, उसके अंदर ये सिचुएटेड होता है, इसी तरह से मेडिस्टेनम। और देखेंगे यदि यहां से एक लाइन खींचा जाए तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ज्यादा आपको झुका हुआ दिखता है, लेफ्ट साइड में। यहां देखिए एक केविटी बनी हुई है लंग्स में, जिसे इस केविटी के अंदर ही आपको ये सिचुएटेड मिलेगा थोड़ा सा, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कभी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं एपेक्स और बेस की। जब हम बात करते थे कि इसकी चौड़ाई नापनी थी, तो हमने कितनी चौड़ाई नापी थी, आपको याद है? नहीं तो फिर से देखते हैं। 9 सेंटीमीटर और 3.5 इंच ये वाइड हमने देखा था अभी अभी। तो 9 सेंटीमीटर हमने कैसे देखा था, इस तरह से बेस के साइड से। नीचे में क्या है इसका एपेक्स, पतला नुमा स्ट्रक्चर है, और ऊपर देखोगे ये हार्ट तो चौड़ा हो गया ये हार्ट। तो जो चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर हमने जो देखी थी वो हमने इसके बेस से नापी थी। बात करते हैं एपेक्स की। एपेक्स जो कि नीचे वाला हिस्सा है, पॉइंटेड एंड है, डायरेक्टेड एंटीरियर मतलब आगे की तरफ ये होता है, नीचे के साइड में है और लेफ्ट साइड में है। तो 3 इसके गुण बताए गए कि कहां पे है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है कि इसका पोजीशन बताने के लिए, किसी भी चीज को पोजीशन बताना है तो 3 चीजों बताना होगा, आगे की तरफ निकला हुआ, नीचे के साइड में और लेफ्ट साइड में होता है। यहां हम यदि बीच में मान के चले तो यहाँ लेफ्ट साइड में ये ज्यादा हो, राइट साइड में नहीं है। कहां है ये बीच की लाइन मान के चले तो लेफ्ट साइड में। बेस की बात करते हैं। बेस एक बोर्ड पोर्शन है, ऊपर के साइड में है। पोस्टीरियर मतलब अंदर की तरफ थोड़ा धंसा हुआ होता है, सुपेरियर ऊपर की तरफ है। और कहां है थोड़ा सा बात करें तो ये बेस जो है राइट साइड में थोड़ा पोर्शन ज्यादा आपको मिलेगा लेफ्ट से। यदि यहां से कंसिडरेशन करें तो देखेंगे एक यहां से इतना पोर्शन जो है बेस का वो राइट साइड में ज्यादा दिखता है, लेफ्ट साइड में कम दिखता है। तो राइट साइड की तरफ थोड़ा ये झुका हुआ है बेस, और एपेक्स जो है थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ दिखेगा। बात करते हैं सरफेसेस ऑफ हार्ट का। कितने सरफेस होंगे हार्ट के, इस पे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा तर्क है, लेकिन यहां पर कुछ सरफेस को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। ऐसे हम मान के चले सरफेस, तो गोल चीज का सरफेस क्या होगा, गोल चीज का सरफेस हम निकाल सकते हैं अच्छे से, बहुत सारे सरफेस हो सकते हैं उसके, लेकिन चूंकि पढ़ना है तो हम यहाँ पे 4 सरफेस को स्टडी करेंगे। पहला एंटीरियर सरफेस, दूसरा इंफेरियर सरफेस जो नीचे की तरफ होता है, एंटीरियर जो कि आगे की तरफ होता है, जो स्टर्नम और रिब्स, रिब्स कहते हैं रीढ़ की हड्डी, और स्टर्नम जो बीच में रीढ़ की, सॉरी रिब्स कहते हैं छाती की हड्डी, और स्टर्नम जो कि छाती के बीच वाली हड्डी है वो। इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर मतलब नीचे के साइड का सरफेस, राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर। तो राइट बॉर्डर को हम लोग पल्मोनरी बॉर्डर्स भी कहते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर इस फिगर में सब साफ साफ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 4 बॉर्डर्स को दिखाया गया है, देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा बॉर्डर है। पहले देखते हैं, यहाँ पे एक तीसरा लाइन दिखता है जो एपेक्स से होते हुए, और यहाँ से फिर एक सीधा लाइन दिखता है, फिर यहाँ से एक लाइन पूरा दिखता है, 3 4, इन सब 3 लाइनिंग को यहाँ पे दिखाया गया है। तो पढ़ते हैं पहला बॉर्डर के बारे में। पहला बॉर्डर बताया गया है इंफीरियर सरफेस या इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर जो होता है वो एपेक्स से स्टार्ट होता है और खत्म कहा जाता है बिल्कुल यहाँ पे, इस जगह पर ये खत्म माना जाएगा। यहाँ से एक सीधी लाइन है, ठीक है जी। तो ये जो बॉर्डर है इसको कहेंगे राइट साइड का बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर, राइट साइड का बॉर्डर कहेंगे। तो राइट साइड का बॉर्डर जिसके लगा होता है, राइट लंग से लगा हुआ बॉर्डर है। अब बात करेंगे लेफ्ट साइड का बॉर्डर जो है वो एपेक्स से लेकर कहां तक होगा जी, बेस तक, बिल्कुल सही, एपेक्स से लेकर बेस तक होगा। ये बेस दिखाया गया है, तो बेस से एपेक्स तक पूरा होगा लेफ्ट साइड का बॉर्डर। ये लेफ्ट साइड का बॉर्डर लगा होता है लेफ्ट लंग से,
राइट साइड का बॉर्डर कहां से होता है, बेस से लेकर और इंफीरियर बॉर्डर तक, एपेक्स तक नहीं है ये। राइट साइड का बॉर्डर कहां तक है, इंफीरियर बॉर्डर तक, और इंफीरियर बॉर्डर में कहा है, राइट बॉर्डर से लेकर एपेक्स तक। तो यहां पर हमने बॉर्डर को बांटा हुआ है, और एंटीरियर पोर्शन कहते हैं आगे का जो बॉर्डर होता है। तो एंटीरियर पोर्शन हम देखने के लिए यहां पर देखेंगे इस व्यू को, ये आगे का जो पोर्शन है हर्ट का, जो आगे साइड का जो हर्ट का पोर्शन है उसे हम कहेंगे एंटीरियर बॉर्डर, जो कि स्टर्नम या रिब्स से दिखेगा, रिब्स के साइड में दिखेगा। तो अब चलते हैं, लोकेशन ऑफ हर्ट हमने बात की अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं सीपीआर का। सीपीआर जिसे हम कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशंस, सीपीआर, जब आपका हार्ट सडन स्टॉप कर दे काम करने के लिए, तो कभी कभी आपका हार्ट किसी कारण से स्टॉप हो जाए हार्ट, तो उस वक्त आपकी मौत होना लगभग तय मानी जाती है। जैसे कभी किसी को कार्डियक शॉक हुआ हो या कभी इलेक्ट्रिक शॉक हो, तो हार्ट काम करना बंद कर सकता है। उस वक्त में सीपीआर को देना बहुत ही जरूरी होता है। सीपीआर में क्या करते हैं हम लोग, कंप्रेस करते हैं हार्ट को, और उसके साथ साथ एक आर्टिफिशियल वेंटिलेशन का इस्तेमाल करते हैं लंग्स से, ताकि आपकी जिंदगी जो है वो बच सके, सेव कर सके आपकी जिंदगी को। तो चल देखते हैं सीपीआर के बारे में, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशंस के बारे में। यहां हम दो चीजों को दिखाया है। पहले में हमने सिर्फ सिंपल हाथ से सप्रेस किया है, कंप्रेस किया है, और डीकंप्रेस करते हैं। तो हम देखेंगे लगभग 1 मिनट में 100 टाइम्स करते हैं, ये रेट बताया गया है कि कितनी बार कंप्रेस करना है। तो रेट के बारे में जब हमने चर्चा की है, तो हम इसमें समय छिप जाता है कि 100 बार कंप्रेस किया है, कितने में, 1 मिनट के अंदर। तो बहुत तेजी से इसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करना है और फिर डीकंप्रेस करना है, एक बार हार्ट को दबाना है और फिर छोड़ देना है। तो कंप्रेस क्यों किया है हमने, ये डायरेक्टिकल मैकेनिकल कंप्रेशन किया है हार्ट पे, ताकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो बढ़ सके और सर्कुलेट हो ब्लड आगे की तरफ। डीकंप्रेस हम क्यों करते हैं, ताकि कंप्रेशन के बाद डीकंप्रेशन भी जरूरी है, हार्ट को डीकंप्रेस करना, क्योंकि चेस्ट रिक्वाइल हो कंप्लीटली और मैक्सिमम वैक्यूम क्रिएट हो थोरेसिक कैविटी में, जो कि फोर्स करता है ब्लड को बैक टू द हार्ट में। तो ये कंप्रेसर और डीकंप्रेसर दोनों जरूरी है। यहाँ पे हमने सिर्फ हार्ट से इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने ग्लव्स पहना हुआ है ताकि हमें किसी तरह का इंफेक्शंस ना हो, या हमारे से पेशेंट में किसी तरह का इंफेक्शंस ना हो, तो ग्लव्स का भी इस्तेमाल किया गया है। दूसरे फिगर में देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल सेम मेथड इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक वेंटिलेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हमने सिर्फ एक मशीन्स का इस्तेमाल किया गया है। हमारे पास मशीन ना हो तो सिंपली हम हाथ से ही कंप्रेशन और डीकंप्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पंप की मदद से हमने कंप्रेशन और डीकंप्रेशन किया है, और यहाँ पर एक हमने वेंटिलेशन दिया है। तो दो चीजें, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और कंप्रेशन, यहाँ पे दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं। पेरिकार्डियम, बात करते हैं पेरिकार्डियम के। पेरी का मतलब होता है अराउंड, चारों तरफ, और कार्डियक जिसका मतलब होता है हार्ट। हार्ट के चारों तरफ जो होता है उसे पेरिकार्डियम के नाम से समझा जाता है। हार्ट इज इनक्लोज एंड हेल्ड इन अ प्लेस ऑफ द पेरिकार्डियम। चलिए आते हैं, इसको समझते हैं किस तरीके से हार्ट कहाँ सिचुएटेड है। सपोज करो ये आपका हार्ट है और पेरी ये कार्डियम है। तो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर हार्ट को सिचुएशन कैसे है, तो इमेजिनेशन करते हैं कि मान लो कोई हार्ट एक गुब्बारे के अंदर जा रहा है, क्योंकि गुब्बारे की तरह दिखता हुआ है, एक्चुअली में ये पेरिकार्डियल कैविटी है। तो जैसे ये अंदर चला जाएगा हार्ट, तो यहाँ पर दो लेयर बनेंगे। पहला लेयर ये इनर लेयर और दूसरा आउटर लेयर। जो इनर लेयर होता है वो उसको कहते हैं विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, और जो आउटर लेयर है वो होता है पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। दोनों जो लेयर है वो सीरस पेरिकार्डियम का ही है, लेकिन एक विसलर लेयर हो गया और एक पेराइटल लेयर हो गया। तो अब हम समझते हैं हार्ट को। फिर यहां हम देखेंगे बीच में एक स्पेस दिखता हुआ, यहाँ पर एक छोटा सा हमने ट्रांसवर्स सेक्शंस लिया है हार्ट का। यहाँ देखोगे, यहाँ पे हमने कट किया, कट करके फिर हमने इसको बड़ा सेक्शन लिया है। तो यहाँ पे दो लेयर्स दिखेंगे। सबसे बाहर में फिब्रस पेरिकार्डियम,
तो फिब्रस पेरिकार्डियम की चर्चा यहाँ नहीं, इसके बाहर भी एक लेयर होता है फिब्रस पेरिकार्डियम का, इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं की गई है। यहाँ पे दूसरे जो लेयर है वो है पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम और विसलर लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, उसकी चर्चा की गई है। अब इस फिगर को देखते हैं और दोनों फिगर को हम लोग एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे। यहाँ पे एक ट्रांसवर्स सेक्शंस लिया गया है, देखते हैं यहाँ पर पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मतलब हार्ट के बाहर का पोर्शन लेयर। तो सबसे पहले आता है इसमें पेरिकार्डियम में आउटर फिब्रस पेरिकार्डियम, आउटर फिब्रस पेरिकार्डियम, फिर आएगा इनर सीरस पेरिकार्डियम। इस सीरस पेरिकार्डियम में दो लेयर्स बनेंगे जैसा कि हमने देखा था। जो बाहर से देखा जाए तो सबसे पहले आएगा पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम और उसके बाद अंदर से सबसे पहला लेयर आएगा विसलर लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। यहां बात करते हैं फिर से, तो पहला लेयर होता है विब्रस पेरिकार्डियम का, विब्रस पेरिकार्डियम के बाद जो सेकंड लेयर आएगा वो होगा, ये हल्की सी पतली सी लाइनिंग आपको दिखती होगी यहाँ पर, ये लेयर है, यहाँ पे इसका नाम लिया हुआ है विब्रस पेरिकार्डियम के जस्ट नीचे का लेयर, ये है सीरस पेरिकार्डियम, जिसे कहते हैं हम लोग पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। अभी अपने देखा हमने ये पेराइटल लेयर्स, ठीक है जी, बहुत पतली सी लेयर दिख रही होगी। तो पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम जो कि बाहर से फिब्रस के बाद दूसरा लेयर है, ठीक है जी। अब इसके बीच में एक कैविटी है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। उसके बाद की जस्ट इस कैविटी के इस साइड में देखोगे तो एक और लेयर दिखेगा, ये लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है नाम इसका विसलर लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, जिसे हम कहते हैं एपिकार्डियम भी। एपिकार्डियम इसका नाम इसलिए पड़ा है कि कार्डियक मसल्स के जस्ट बाहर का ये लेयर है, दिख रहा है कैविटी जो है बीच में, और कैविटी के जस्ट बाद का लेयर है, इस कारण से विसलर लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम, एपी का मतलब बाहर का लेयर या पेरी का मतलब भी बाहर ही होता है, तो एपी का मतलब हो गया बाहर का लेयर, तो एपिकार्डियम वर्ड दिया है हमने इसको क्योंकि ये हार्ट मसल्स जो है, ये हार्ट मसल्स के जस्ट बाहर का लेयर दिख, यहाँ पे आपको हार्ट मसल्स दिखते होंगे। फिर इसकी थिकनेस हमने बात की थी कि हार्ट मसल्स में थिकनेस कितनी होती है, वो भी हमने चर्चा की हुई है। ये हार्ट वॉल है, यहाँ पे हमने पेरिकार्डियम्स को पढ़ा, आउटर फिब्रस लेयर, इनर सीरस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? पेरिकार्डियम ये डिसाइड करता है कि हार्ट का पोजीशन मिडाइस्टेनम में ही कंफर्म रहे, बना रहे, और अलाउ करता है सफिशिएंट मूवमेंट ऑफ हार्ट को। जब ये कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है हार्ट में तो वो मूव कर सके, इसी कारण से पेरिकार्डियम का लेयर, और खासकर ये कैविटी का भी बहुत बड़ा योगदान है, इस फिब्रस लेयर का भी योगदान है जो काफी कठोर होता है। सीरस पेरिकार्डियम उतना कठोर नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं दोनों के बीच में। फिब्रस पेरिकार्डियम जो होता है थोड़ा सा टफ, इनइलास्टिक होता है, कठोर जैसा होगा, और थोड़ा सा डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, दिखता है एक बैग की तरह जो कि डायफ्राम में सबसे सिचुएटेड होगा। तो ये आपको दिखेगा कि सबसे बाहर का जो लेयर है पेरिकार्डियम का वो होता है फिब्रस पेरिकार्डियम, थोड़ा सा कठोर जैसा दिखेगा ताकि हार्ट के अंदर कुछ पेनिट्रेट ना हो, तो कठोर लेयर है थोड़ी सी। ये अंदर की जो लेयर है सीरस पेरिकार्डियम, जिसमें बाहर और दो लेयर्स हमने बात की थी सीरस पेरिकार्डियम की, वो उतना कठोर नहीं होता। तो ये इसका काम क्या है फिब्रस पेरिकार्डियम का? पहले तो हार्ट को ओवर स्ट्रेच होने से रोके कि हार्ट ज्यादा स्ट्रेच ना हो पाए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे क्योंकि ये कठोर होता है, इनइलास्टिक भी है, और टेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और मिडाइस्टेनम में इसको सिचुएट रखे, हार्ट को एंकरिंग करके रखे, पकड़ के रखे कि मिडाइस्टेनम से वो दूसरी जगह पर ना जा सके। ये काम होता है फिब्रस पेरिकार्डियम। अब बात करते हैं सीरस पेरिकार्डियम की। सीरस पेरिकार्डियम अंदर का थिनर, मोर डेलिकेट और डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर दो लेयर्स होते हैं, विसरल लेयर और पेराइटल लेयर। विसरल लेयर जिसको हम लोग एपिकार्डियम भी कहते हैं, इनर लेयर है जो हार्ट से चिपका हुआ होता है, एडहर्ट्स होता है, और पेराइटल लेयर्स जो फ्यूज होता है फिब्रस पेरिकार्डियम से। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम फ्लूइड
सीरस फ्लूम है, एक पतला सा फिल्म होता है जो कि विसरल और पेराइटल लेयर के जस्ट बीच में होता है, स्लिपरी होता है, काफी चिपचिपा होता है, स्लिप होता है, और ये पेरिकार्डियल सेल से ही सीक्रेट होने वाला फ्लूइड है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है मेम्ब्रेन्स के बीच में। जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होंगे तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। यदि पेरिकार्डियल फ्लूइड ना हो तो काफी ज्यादा फ्रिक्शंस होगा और हार्ट में पेन स्टार्ट होगा और कार्डियक लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो फ्रिक्शंस को रोकता है पेरिकार्डियल कैविटी, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। तो पेरिकार्डियल कैविटी एक कैविटी है, एक गड्ढानुमा स्ट्रक्चर है। मान लो एक खाई है, तो खाई के अंदर से एक नदी गुजर रही है, तो खाई का काम क्या है, नदी को गुजारना। तो पेरिकार्डियल कैविटी का क्या काम है, पेरिकार्डियल फ्लूइड को अपने अंदर रखना। तो वो स्पेस एक जगह है जिसमें फ्यू मिलीलीटर ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। पेरिकार्डाइटिस, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। पेरिकार्डाइटिस कहते हैं कि पेरिकार्डियम लेयर में यदि इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। और इसका कारण हो सकता है कि पेरिकार्डियम फ्लूइड जो है खत्म हो जाए और पेनफुल रबिंग स्टार्ट हो जाए जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है उस वक्त। तो हम क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे पेरिकार्डियम फ्लूइड को। तो ये भी हम देख सकते हैं कि कभी कभी कि पेरिकार्डियम फ्लूइड ज्यादा बन जाए तो भी पेरिकार्डाइटिस हो जाए, खत्म हो जाए ये भी बात है। लेकिन किसी किसी केस में देखा जाता है कि पेरिकार्डियम फ्लूइड यदि ज्यादा बन जाए तो भी आपको पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस है नहीं। अब मान लो पानी यदि नदी से गुजर रहा है और ज्यादा पानी का बहाव हो जाए तो वो आजू बाजू के बने हुए बांध को तोड़ देता है, और तोड़ के क्या होता है, बाजू जगह पे पेनिट्रेट कर जाता है। तो पेरिकार्डियम फ्लूइड ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। जनरली कम होने से पेरिकार्डिटाइटिस देखा जाता है, इन्फ्लामेशन देखा जाता है पेरिकार्डियम के लेयर में। लेकिन ज्यादा भी हो जाए तो भी दिक्कत है। कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट में पेरिकार्डियम जो है वो स्ट्रेच नहीं हो पाता है और हार्ट को कंप्रेस करता है। इसका जो मुख्य रूप से कारण है वो कारण है कि पेरिकार्डियम फ्लूइड जो है वो ज्यादा हो जाए। हालांकि ये दोनों चीज में देखा जाए, पेरिकार्डाइटिस में भी और कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट में हम मान के चलें कि यदि हार्ट में बहुत ज्यादा फ्लूइड बन रहा है, बहुत ज्यादा फ्लूइड आ चुका है इसमें, तो क्या होगा, स्ट्रेच करेगा हार्ट को अंदर की तरफ, और क्या होगा कि हार्ट पे प्रेशर बनेगा क्योंकि इसमें फ्लूइड बहुत ज्यादा भर चुका है। जब पानी का बहाव नदी में ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आती है। उसी तरीके से पेरिकार्डियम का ये जो कैविटी दिख रही है, इसमें यदि पेरिकार्डियम फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, कंप्रेशन आएगा हार्ट में, पेरिकार्डियम कैन नॉट स्ट्रेच होगा, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, हार्ट स्टॉप भी कर सकता है। और दूसरा है कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाना भी इसका कारण बताया गया है। लेयर्स ऑफ द हार्ट, जिसे हम लोग अभी अभी पढ़ा। तो लेयर्स ऑफ हार्ट में हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं, पूरे हार्ट के लेयर्स को, जिसमें हम बात करेंगे एपिकार्डियम, जिसे हम कहेंगे एक्सटर्नल लेयर। तो एपिकार्डियम किसे कहा था हमने, याद कीजिए, एपिकार्डियम कहा था हमने, जी हाँ, विस्लर लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम को, जिसे हमने एपिकार्डियम भी कहा था। इसे हार्ट का लेयर ही माना गया है, बाहरी लेयर। ये सबसे अंदर का लेयर दिखेगा यहाँ पे, कैविटी के जस्ट बाद वाला लेयर। फिर हम बात करते हैं मायोकार्डियम। जी हाँ, मायो का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही कहा, मसल्स। मायो का मतलब होता है मसल्स, ये एक मिडल लेयर है। और इंडोकार्डियम अंदर का लेयर, ये एक इनर लेयर है। नाम क्यों पड़ा है इंडो, इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर का लेयर। तो इंडोकार्डियम इनर लेयर को कहा जाता है, मायोकार्डियम कहा जाता है बीच के लेयर को। तो मायो का मतलब मसल्स है, यहाँ पे हम देखेंगे हार्ट मसल्स है यहाँ पे। तो मायोकार्डियल्स में मसल्स, एपिकार्डियम क्या हो गया, विस्लर लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम को ही एपिकार्डियम कहा गया है। और इंडोकार्डियम्स जो अंदर की लेयर है। तो यहां हम बात करेंगे लेयर ऑफ द हार्ट की थोड़ी देर में, एपिकार्डियम। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा विश्राम ले लेते हैं।